हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर क्राइसिस और सॉफ्टवेयर के पैराडाइम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम यूज़र से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट रिसीव करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, हम कोड बिल्ड करते हैं, उसको डिज़ाइनिंग करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और फिर हम उसको एप्लीकेशन को डिलीवर करते हैं ताकि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कोई एक सिंगल फेज़ का काम नहीं है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो इन सभी स्टेप्स का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। थोड़ा इसको समझने से पहले हम समझेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड। इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कोड विच सर्व्स सम कंप्यूटेशनल पर्पस। कोई भी सॉफ्टवेयर लाइन्स ऑफ कोड का कलेक्शन होता है। एक कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाया होता है, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अनदर डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है? प्रोग्रामिंग होती है जो किसी ना किसी हार्डवेयर को रन करता है और कोई ना कोई वो आपका हार्डवेयर के थ्रू हम वो इनपुट देकर हम कोई ना कोई आउटपुट रिसीव करते हैं। सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब कोई सॉफ्टवेयर आपके रिक्वायरमेंट को लेकर, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेकर बनाया जाता है तो हम इसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में जितने भी रिक्वायरमेंट लेकर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके लिए हम पेमेंट देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी पेमेंट चार्ज करती है और इसका पूरा प्रोसेस होता है। उनकी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपर्स की टीम होती है जो इस काम को पूरा करती है। डेफिनेशंस। IEEE की डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स रेफर टू द मेथड्स एंड स्टेप्स विच आर टेकन व्हाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ली जाती है। ये अब आप सेकंड चैप्टर में करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ेंगे आप कि रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से इनपुट लेगा, इसका फेस, इसमें ये प्रोसेस रहेंगे, ये फंक्शंस रहेंगे और ऐसे ऐसे आउटपुट देगा और आउटपुट का फॉर्मेट क्या रहेगा। उसके पहले ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं, उसके एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, DFDs, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, सब कुछ उसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। तो इन डिज़ाइनिंग को रेफ़र करना, इनको मेथड, इनके स्टेप्स का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के बाद उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस होती है। तो इस कंप्लीट सिनेरियो को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स। सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम क्या होता है? दिस पैराडाइम इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम, वेयर ऑल द इंजीनियरिंग कंसेप्ट pertaining to the development of software which are applied. It includes various researches and requirement gathering which help the software product to build. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम के अंदर हम सारे रिक्वायरमेंट और डिज़ाइनिंग फेज़ को लेंगे और प्रोग्रामिंग फेज़ को भी लेंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम के अंदर हम डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस को इंक्लूड करेंगे। प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर कोडिंग, टेस्टिंग और सभी इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों होती है? हम इस फील्ड को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम भी दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना कोई आसान काम नहीं है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। एक पूरे सभी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एक एजुकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम होती है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, वो सभी मिल के आपस में टीम की तरह काम करते हैं। पूरे मॉड्यूल को डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पूरे सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं और सभी मॉड्यूल पे पूरी टीम के अलग अलग पर्सनस काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो रिक्वायरमेंट है यूज़र की काफ़ी बढ़ चुकी है, डायनेमिक नेचर है,
इतनी जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, आपको डायनेमिक नेचर का सॉफ्टवेयर चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, कॉस्ट भी कम हो, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर हो, अच्छा ऑपरेशनल हो। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अच्छी उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका साइज़ भी कम होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, पोर्टेबल भी हो, तो ये बहुत अच्छी ये फीचर्स होती हैं। तो इनको फुलफ़िल करने के लिए अगर आप पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे, प्रॉपर मेथड्स फॉलो करोगे, डिज़ाइनिंग प्रॉपर करोगे, कोडिंग प्रॉपर करोगे, और तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक मेथड्स लेने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपकी बेसिक जो ज़रूरत होती है, क्यों होती है? बिकॉज लास्ट सॉफ्टवेयर इट इज़ ईजियर टू बिल्ड अ वॉल देन टू हाउस। इसमें जैसे बताया गया कि एक घर की दीवार को बनाना आसान है, बट एक अच्छे साइज़ के सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके लिए हमें साइंटिफिक प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। केवल कोडिंग करके ही आप सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, कोडिंग करने से पहले भी बहुत काम होता है। अब जो आप उसको नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, आप उसको रिक्वायरमेंट कैसे लेना है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके कॉस्ट कंडस्टिव मॉडल बनाएंगे हम उसको कि कितना कॉस्ट लगेगी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर बनाने में, उसकी डिज़ाइनिंग, उसके ब्लूप्रिंट। जब उसके बाद ये मैनेजमेंट उसको यस करती है, तभी वो टीम उसको आगे परस्यू करती है। Scalability. If the software process were not based on scientific and engineering concept, it would be easier to recreate the new software than to scale an existing one. तो स्केलेबल होना चाहिए, बजाय कि अगर आपकी कॉस्ट एक सॉफ्टवेयर को बनाने में ज़्यादा लग रही है, आपको टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ के आप दूसरा बना सकते हो। कॉस्ट, आपकी सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्टिंग कम से कम होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे सॉफ्टवेयर को बनाने में, जितना डिले करोगे, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। Dynamic nature. The always growing and adapting nature of software hugely depends upon the environment in which user works. क्योंकि आज के एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में यूज़र काम कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, हर यूज़र की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है। उसको डायनेमिक नेचर का, काफ़ी अच्छे इंटरफेस का, ईजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, बेटर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या फीचर्स होती हैं? कि वो ऑपरेशनल हो, ट्रांजिशनल, इजी टू मेंटेन होना चाहिए, उसमें आपका लो बजट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यूजेबल हो, एफिशिएंट हो, करेक्टनेस मीन्स वो एक अच्छे से आउटपुट दे आपको, फंक्शनल सही होना चाहिए आपको और करेक्ट आउटपुट देना चाहिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, आपका डाटा की सिक्योरिटी का भी इशू नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। ट्रांजिशनल मेंटेनेंस, अब ट्रांजिशनल कैटेगरी में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपका पोर्टेबल होना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी का मीनिंग क्या है? अगर आपका एक सॉफ्टवेयर आपका विंडो 7 प्लेटफॉर्म पे ईजिली इंस्टॉल हो रहा है, तो वो विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी पे भी इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी भी यूज़र के सभी सिस्टम्स में विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक अगर सपोज कंपनी ने एक बैंक को सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो बैंक में सभी सिस्टम्स में विंडो 7 इंस्टॉल होगी, उनमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो वो आपका सिस्टम पोर्टेबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, ताकि वो किसी भी सिस्टम पे ईजिली ऑपरेट हो जाए। रीयूजेबिलिटी का मीनिंग क्या है? जो सिस्टम उस जो सॉफ्टवेयर का जो कोड है आपका, वो रीयूजेबल भी होना चाहिए। इस तरह के लैंग्वेज में डिज़ाइन किया हो कि वो आप उस कोड को यूज़ करके उसमें चेंजिंग करके उसको थोड़ा और अच्छे से आगे फ्यूचर में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 40% अबाउट कॉस्ट का मेंटेनेंस पे खर्चा होता है सॉफ्टवेयर का, टोटल कॉस्ट का। वो क्यों होता है? क्योंकि यूज़र को जब हम डिलीवर करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, आफ्टर डिज़ाइनिंग कोडिंग, सॉफ्टवेयर बन गया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद यूज़र को ट्रेनिंग देते हैं हम कंपनीज, वो उनके ट्रेनिंग देने में क्या इंक्लूड करते हैं कि आपने को यूज़ कैसे करना है, अगर आपको इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर कंपनी की साइड से एक टेक्निकल पर्सन आपकी साइट पे मौजूद रहेगा, और वो यूज़र्स को ट्रेनिंग भी देगा, और उनकी सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस भी करेगा, और सॉफ्टवेयर के सभी वो फाइल्स को चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर डाटा को सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके सभी मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हालांकि ये काम टेस्टिंग में हो जाता है, बट टेस्टिंग के बाद भी जब ऑन साइट हम जब प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं जिन्हें हम मेंटेन करना पड़ता है। दैट कम्स अंडर मेंटेनेंस। व्हाट वाज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस? सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक टर्म है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस लेट 1960s में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स काफ़ी फेल हो गए थे, कुछ सॉफ्टवेयर काफ़ी ओवर बजट हो गए थे,
आउटपुट वाज एन अनरिलायबल सॉफ्टवेयर विच वॉज एन एक्सपेंसिव टू मेंटेन। उन सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट था काफ़ी अनरिलायबल था, अनप्रिडिक्टेबल था कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, नया नया। देखिए 1960s में कंप्यूटर जब थोड़ा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए थे और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था तो सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए थे। उस टाइम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कोड लिखा, बनाया, आपने काम कर लिया। बट वो इतने एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ना ही उनके पास उस टाइम इतना एडवांस हार्डवेयर था, ना ही इतने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ना ही इतने एडवांस लैंग्वेजेस थी, और इंटरनेट का भी उस टाइम नया नया आविष्कार हुआ था। तो काफ़ी सॉफ्टवेयर उनके फेल हो चुके थे और आपका आउटपुट भी आपका रिलायबल नहीं था। आपको ये नहीं पता कि आपका सॉफ्टवेयर जो आउटपुट दे रहा है आपको वो ठीक है या नहीं है। इतने बड़े सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव था और यूज़र की रिक्वायरमेंट जो डेली चेंज हो रही थी उस टाइम, तो 1960 से 1990 तक लगभग आने वाले 20-30 सालों में जो हार्डवेयर ने जो आविष्कार हुए हार्डवेयर के फील्ड में वो तो रिमार्केबल थे, और उन हार्डवेयर को मीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप देखिए 1970 से जब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, आपने जनरेशन पढ़ी हो कंप्यूटर की, तो इतनी एडवांस लेवल में जब आप उस टाइम आप सेमी कंडक्टर मेमोरीज का आविष्कार हुआ था, फिर सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क भी आई नई नई, वो काफ़ी कम एम में थी हार्ड डिस्क आपकी, फिर काफ़ी जीबीज़ में धीरे धीरे आने लगी। तो इतने एडवांस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एडवांस चाहिए होता है। तो उस टाइम क्या सॉफ्टवेयर क्राइसिस थे, बड़े बड़े कंपनीज के सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स के फील्ड में अगर हम देखें नासा के और उनके सॉफ्टवेयर भी काफ़ी क्रैश हुए थे, छोटी छोटी बग्स आ गई, वायरस आ गए, तो आप उनका एक पूरा मिशन ही फेल हो गया। आप हिस्ट्री उठा के देखिए। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आज की डेट में नहीं है, बट आज की डेट में सॉफ्टवेयर क्राइसिस बहुत कम है, क्योंकि आज हमारे पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। टेस्टिंग के टूल्स हैं, डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, उतने पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे टूल्स हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ करके हम मॉड्यूल बनाते हैं। इतनी एडवांस लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जावा है, पाइथन है, विजुअल C++ है, C# है, तो जिनके अंदर हम कोड को बना के आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन या नॉन वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। और टेस्टिंग टीम्स हैं, आजकल तो काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नए नए कंसेप्ट आ चुके हैं, तो इतनी रिसर्च हो चुकी है इस फील्ड में भी। तो आजकल, बट फिर भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस 2-3% रहता है कि आप, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का बहुत सारी कैटेगरी होती है। अब आपने एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी बैंक से, सपोज कि हम आपको सॉफ्टवेयर बना कर देंगे, हम 6 महीने का टाइम लेंगे और इतने लाख रुपए लेंगे। बैंक ने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, वो बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट लेके डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बैंक ने थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी ना, हमें ये ऑप्शन भी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, चलो उसको इंक्लूड कर दिया। डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग कर दी, मेंटेनेंस कर दी, फिर रिक्वायरमेंट दोबारा चेंज हो गई, और या किसी और रीज़न से कंपनी के पास स्टाफ कम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कम है हम सपोज, तो जो 6 महीने का बजट था वो 7-8-9 महीने में जाके कंप्लीट होता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपका कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी को अपना बीच में ही छोड़ना पड़ता है कि हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। बट होता बहुत कम है, बट किसी भी स्टेज पे क्राइसिस के चांसेस बने रहते हैं। चैलेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में चैलेंज क्या है? चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपके अगर जो सॉफ्टवेयर जो ऐसे फील्ड में है, जो रियल टाइम फील्ड है और जो सीधे लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, लाइक स्पेस, एविएशन, मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर फेलियर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो यहाँ जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं इन फील्ड्स के, वो काफ़ी रियल टाइम बेस होते हैं, वहाँ 1 सेकंड का डिले भी काफ़ी करोड़ों अरबों का हमें नुकसान दे सकता है और काफ़ी जानो माल की हानि कर सकता है। मार्केट की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब आप इवन मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, पिछले 7-8 सालों में और आज तक, 2013-14 से 2020 तक 21 तक जितने भी मोबाइल फ़ोन के मॉडल आपने देखे होंगे डिफरेंट कंपनीज़ में, ये मोबाइल फ़ोन के फील्ड में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, उनके हार्डवेयर इतना ज़्यादा एम्बेडेड हार्डवेयर आ गए, फिंगरप्रिंट, फ्रंट कैमरा, सिंगल रियर कैमरा, डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, ठीक है, और वाईफाई, ब्लूटूथ के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट ब्लूटूथ 2.0, 3.0, 4.0, और उसके साथ साथ USB 2.0, 3.0, सी टाइप चार्जिंग, बैटरीज का बैकअप साइज़ बढ़ा दिया, मदरबोर्ड एडवांस कर दिया, प्रोसेसर 7 nm तक प्रोसेसर ले लिया। तो इतना एडवांस, आपकी HD से फुल HD स्क्रीन आ गई, 5 इंच, 5.5, 6, 6.5, पौने 7 इंच तक स्क्रीन आ गई। स्क्रीन के अंदर ही आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आ गया इनबिल्ट।
तो इतने एडवांस फीचर हर मोबाइल में इतने एडवांस आ गए, 3G से 4G, 4G से 5G भी आ गया है। अब पहले CPU था, GPU नहीं था, अब मोबाइल में GPU भी आता है, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट। और रैम देखिए आप, 6 GB, 8 GB, 128 GB तक इनबिल्ट मेमोरी है। तो मतलब यू कांट इमेजिन, आप 2 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आने वाले टाइम में मोबाइल ऐसे भी हो सकते हैं। तो इतने एडवांस मोबाइल को संभालने के लिए सॉफ्टवेयर एडवांस होना चाहिए। आप एंड्रॉयड देखिए, 1.0 से स्टार्ट हुआ था, आज एंड्रॉयड का 11th वर्जन चल रहा है, 11.0 मोबाइल का वर्जन चल रहा है उनका, GUI भी। तो इतने ज़्यादा मार्केट की फास्ट डिमांड है, हमें लगता है कि मोबाइल को टच करे वो हमें सीधा रिस्पॉन्स करे। ठीक है, गूगल कास्ट, क्रोम कास्ट, आपके गूगल की भी इनबिल्ट है, एलेक्सा वॉइस इनबिल्ट है आपका। तो इतने डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपका वो चैलेंज हो जाता है कि आपको इतना एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए कि आपका मोबाइल आपका हैंग ना हो, कहीं भी लैग ना करे और आपका प्रॉपर फंक्शनिंग करे। द डाइवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और इतनी डाइवर्सिटी के सॉफ्टवेयर हो चुके हैं आजकल, और इतनी सारी ऐप्स हैं, इतनी सारी ऐप्स को चलाना, हर ऐप CPU को डिफरेंट टाइप से यूज़ करती है। तो ये सारे हमारे आज के टाइम में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सामने चैलेंजेस हैं। थैंक यू। और इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरे चैनल विपिन बब्बर को सब्सक्राइब करें, और आप इससे जुड़े हुए जितने भी आपके टॉपिक्स वो लेक्चर आप उनको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।